जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 11। तो आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बातों से समय बर्बाद होता है। बात ज़्यादा नहीं करेंगे, केवल पढ़ाई करेंगे। और साथ ही आप लोगों से आग्रह है कि आप कहाँ से देखते हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, पहला सवाल है कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर जांच करते हैं, ठीक है। या विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, ठीक है। या फिर विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, या उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, ठीक है। चलिए अगला सवाल, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, देखिए सवाल बहुत सुंदर है कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो, ठीक है। यह इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। तो देखिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बल देता है आपका ऑप्शन बी, पोषण पर, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया और इस प्रकार के अधिगम में बालक सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। तो देखिए, मनोसामाजिक सिद्धांत बल देता है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, ठीक है। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। यह विचार किसने कहा था कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है। किस व्यक्ति ने कहा था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, लेव वाइगोत्स्की ने। चलिए अगला है, आप एक शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। तो आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। चलिए, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। प्रगतिशील शिक्षा किस कथन से संबंधित है। तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, साथ ही इससे हुआ अधिगम लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न। अगला है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गतिक, ठीक है। एयरफोर्स पायलट बनने के लिए उसमें शरीर गति की बुद्धि का होना आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि किसी भी पायलट के लिए गति पर नियंत्रण करने और उसमें प्रवीणता लाने की क्षमता होनी चाहिए। अगला है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है। तो देखिए, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी जो है, ठीक है, ये बुद्धि से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? बुद्धि से, ठीक है। तो इसमें होगा सामान्य बुद्धि। अगला है, छिपी हुई वस्तुएं दृढ़ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तु स्थायित्व, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वाकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ठीक है। स्वाकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ठीक है, ये तीन विकल्पों से भिन्न है, तीनों विकल्पों से भिन्न है, ठीक है। क्योंकि अन्य आकलन का मूल्यांकन की पद्धति शिक्षक व अन्य किसी परीक्षक द्वारा
किए जाने का बोध करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। दोस्तों वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कहाँ से देखते हैं और क्या चाहिए, किस तरह का और वीडियो चाहिए, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, मैथ, इस सब का अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो यथाशक्ति मैं और टीचर को इस वीडियो पर, इस चैनल पर जोड़ने का कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मन अधूरा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं केवल CTP और कभी कभी खोरठा और EVS पढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो देखिए विकासात्मक जो विकार है, ठीक है, इसका उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिए आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घाट और न्यून अवधान सक्रिय विकास, ये इसका उदाहरण है, लेकिन पर अभिघातज तनाव ये इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 13 नंबर। 13 नंबर है सीखने के लिए आकलन, जो है सीखने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए आकलन क्या करता है। तो देखिए सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ठीक है, आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है या नहीं। ठीक है, साथ ही विद्यार्थी भी अपने अधिगम का परिणाम जानकर प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, चलिए विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है। तो देखिए विद्यालय आधारित आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। ठीक है, तो इसका है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करना। ठीक है, आगे कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें और यह किस प्रकार की गतिविधि है। ठीक है, तो देखिए यह जो गतिविधि है यह है आपका पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, आप समाज के लिए क्या करते हैं इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों का संयोजित करना पोर्टफोलियो आकलन गतिविधि है। चलिए शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से जो विद्यालय है, ठीक है, वो दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलामान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। ठीक है, आगे है एकाग्रता समय के साथ मेल बैठने के लिए एक दत्त कार्य पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशीलता विकार। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव दिया जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मनोगत्यात्मक, ठीक है, पर्यावरणीय, जीव वैज्ञानिक और व्यवहारवादी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पर्यावरणीय। ठीक है, पर्यावरणीय याद रखिएगा। चलिए आगे है कि रैन जूली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिवृत्ति परिभाषा के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, ठीक है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। ठीक है, चलिए अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी संरचित व्यवहार परक अवलोकन। ठीक है, चलिए व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य क्या हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। तो देखिए इसका
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। आगे है कि बेंडोरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिधारण। ठीक है, बेंडोरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है। चलिए अगला सवाल है कि अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वह क्या है? तो देखिए अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वह है आपका ऑप्शन बी, व्यवहार। ठीक है, चलिए छात्रों के अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिगम, उत्पाद एवं प्रक्रिया। ठीक है, अगला है कि सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर किशोरावस्था। चलिए अगला है कि NROER का अर्थ क्या है? NROER का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका अर्थ होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पहले नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, तो नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो है यह भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है जिसमें CIET और NCERT द्वारा इसको विकसित किया गया। ठीक है, जो स्कूली शिक्षा के लिए ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यानी OERS का एक साझा मंच प्रदान करता है। चलिए आगे है कि उच्च शिक्षा में GER को 50% करने का लक्ष्य कब तक है? तो देखिए उच्च शिक्षा में GER को 50% करने का लक्ष्य है 2035 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य वर्ष 2035 तक निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य का उद्देश्य 18 से 23 आयु वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना है। अंतिम सवाल है दोस्तों, सवाल है कि क्रियात्मक मनोप्रेरणा, ठीक है, का संबंध किससे है? साइकोमोटर डोमेन का संबंध किससे है? तो देखिए साइकोमोटर डोमेन जो होता है, ठीक है, इसका संबंध शारीरिक गतिविधियों और समन्वय से है। याद रखिएगा मोटर लिखा है ना, तो इसी से समझ जाइएगा कि मोटर मीन्स शारीरिक गतिविधि और समन्वय। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।